नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के एन मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस री एग्जाम हिंदी का 16वां प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। यह हमारा सुपर फास्ट रिवीजन का बैच है। इसमें हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वह आपके लिए बहुत लाभदायी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुजराती भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए है अर्धमागधी, ऑप्शन बी है मागधी, ऑप्शन सी है ब्राचड़ और ऑप्शन डी है सौरसेनी। तो गुजराती भाषा का जन्म किससे हुआ बताइए। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और अंत में अपना मूल्यांकन स्वयं करिएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए, गुजराती भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी, मागधी, ब्राचड़ या सौरसेनी? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सौरसेनी से हुआ है। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से गुजराती भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, इसमें किसे ब्रजबुली नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गुजराती, ऑप्शन बी है पुरानी बांग्ला, ऑप्शन सी है मराठी और ऑप्शन डी है पंजाबी। तो ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? जल्दी बताइए। ऑप्शन बी, पुरानी बांग्ला भाषा को ब्रजबुली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करिए। आपको अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध, ऑप्शन ए है अनुदित, ऑप्शन बी है जरूरत, ऑप्शन सी है सूचीपत्र और ऑप्शन डी है अनुग्रहित। तो इसमें कौन सा अशुद्ध शब्द है, जल्दी बताइए। देखिए, इसमें ऑप्शन डी सही है, अनुग्रहित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? अनुगृहीत होता है। क्या होता है? अनुगृहीत होता है, गृहीत होता है। ठीक है ना, इसमें री लगा होता है। ठीक, तो अनुगृहीत सही होता है। ठीक, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बधु धन आगमन बराबर होता है बध्वागमन, इसमें कौन सी संधि है? बधु धनागमन बराबर बध्वागमन, इसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है गुण संधि, ऑप्शन बी है वृद्धि संधि, ऑप्शन सी है यण संधि और ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। तो बताइए इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि है ऑप्शन सी, यण संधि है। ठीक है ना, बध्वागमन में कौन सी संधि है? यण संधि। ऑप्शन सी सही है। चलिए दृष्टांत का संधि विच्छेद बताइए। दृष्टांत का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए है दृष्ट धनांत, ऑप्शन बी है दृष्टा धनता, ऑप्शन सी है दृष्ट धनट धनत और ऑप्शन डी है दृष्ट धन अंत। तो दृष्टांत का संधि विच्छेद क्या होगा? दृष्ट धन अंत दृष्टांत होता है। ठीक ना, ऑप्शन डी सही है। चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। माननीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय बताना है आपको। ऑप्शन ए है ईय प्रत्यय, ऑप्शन बी है यह प्रत्यय, ऑप्शन सी है अनीय प्रत्यय और ऑप्शन डी है नीय प्रत्यय। तो माननीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? अनीय प्रत्यय लगा है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, माननीय में अनीय प्रत्यय है, ऑप्शन सी सही है। तो चलिए सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संगम में कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग बताना है आपको। ऑप्शन ए है संग, ऑप्शन बी है संग, ऑप्शन सी है सन और ऑप्शन डी है सम। तो संगम में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। संगम में उपसर्ग, तो ऑप्शन डी सही है, समगम होता है। सम धन गम, तो संगम होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी सही है। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? आपको समास बताना है। ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है द्वंद्व और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि। तो तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा संख्यावाचक है, 3 रंगों से बना हुआ। ठीक है ना, 3 रंगों से बना हुआ तिरंगा होता है। तो इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है ना, संख्यावाची समास होता है द्विगु समास। चलिए इसमें आंसर बी सही है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रधानमंत्री में कौन सा समास है ये बताना। प्रधानमंत्री में समास बताना। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो प्रधानमंत्री में कौन सा समास है। देखिए, प्रधानमंत्री का मतलब होता है मंत्रियों में प्रधान। तो मंत्रियों में प्रधान मतलब प्रधानमंत्री, तो कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री में बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द आपको बताना है। इसमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। ऑप्शन ए है सामग्री, ऑप्शन बी है जनता, ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन डी है दर्शन। तो इसमें बहुवचन शब्द कौन सा है, जल्दी बताइए कमेंट करके। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और गलत हो जाएगा पक्का। तो 10वें प्रश्न का जो ऑप्शन सही है डी ऑप्शन, दर्शन। दर्शन जो है ये बहुवचन शब्द है, बाकी सामग्री, जनता और सोना एक वचन शब्द है। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल और हस्ताक्षर। ठीक है ना। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल और हस्ताक्षर ये सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। इन्हें नोट कर लीजिएगा कहीं और बार बार इसको दोहरा लीजिएगा। इतने शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं इनका। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए है सूर्याई, ऑप्शन बी है सूर्यो, ऑप्शन सी है सूर्याणी और ऑप्शन डी है सूर्या। तो सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है, ऑप्शन डी सही है, सूर्या होता है। ठीक है ना। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, सूर्या होता है। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पावस किसकी पर्यायवाची है। आपको बताना है पावस किसकी पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है आग की, ऑप्शन बी है अमृत की, ऑप्शन सी है वर्षा की और ऑप्शन डी है विश्व की। तो पावस किसकी पर्यायवाची है। देखिए, पावस है वर्षा की या बरसात की पर्यायवाची है। आग की क्या होती है, पावक होती है। क्या होती है, पा व और क। आग की पावक होती है। तो अनल हुतासन पावक आग की होती है। अमृत की सुधा अमीय पीयूष अमृत की होती है। विश्व की जगत संसार ये सब विश्व की पर्यायवाची होती है। ठीक है ना। तो पावस किसकी है, वर्षा की पर्यायवाची है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये सारे प्रश्नों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जागृत का विलोम है। ऑप्शन ए है सुषुप्ति, ऑप्शन बी है सुषुप्ति, ऑप्शन सी है सुषुप्त और ऑप्शन डी है सुषुप्त। तो जागृत का विलोम क्या होता है। देखिए, जागृत का विलोम होता है सुषुप्त। अगर ये जागृति होता तो इसका होता सुषुप्ति। ठीक है ना। जागृत का विलोम सुषुप्त होता है तो जागृत का विलोम होता है सुषुप्ति। तो ऑप्शन सी सही है, 13 का सी। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य बताना है। क्या बताना है, अशुद्ध वाक्य। तो चलिए देखते हैं कौन से वाक्य हैं। इसमें से अशुद्ध छांटना है आपको। देखिए, ऑप्शन ए है उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, तो ये शुद्ध है। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ये भी शुद्ध है। ठीक है ना। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ये भी शुद्ध है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये भी सही है। ठीक है ना। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये भी सही है। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, वन को नहीं होगा। ठीक है ना। राम, लक्ष्मण और सीता वन गए। ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, ये अशुद्ध है। ठीक है ना। राम, सीता और लक्ष्मण वन को नहीं होगा, वन गए होगा। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। फिर से आपको अशुद्ध वाक्य बताना है।
ऑप्शन ए है उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। ठीक है ना, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ये सही है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, राम गाते गाते सरोवर तक गया, ये भी सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रत्येक वर्गों नहीं होगा, ये होगा वर्ग। ठीक है ना, वर्गों नहीं होगा, केवल वर्ग होगा, तो यही गलत है ना, तो ऑप्शन सी सही है। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, ये भी सही है, तो इसमें केवल ऑप्शन सी सही है। आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि होना चाहिए, वर्गों लिखा है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए है अधियाचना, ऑप्शन बी है अधिसूचना, ऑप्शन सी है अध्यादेश और ऑप्शन डी है अधिनियम। तो राज्य द्वारा जो निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश होता है। ठीक है ना, राज्य द्वारा निकाले गए आधिकारिक आदेश को क्या कहते हैं? अध्यादेश होता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है क्या? उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है ऑप्शन ए जो उपकार न मानता हो, ऑप्शन बी जिससे उपकार हुआ हो, ऑप्शन सी जिस पर उपकार किया गया हो और ऑप्शन डी जिसने उपकार किया हो। तो आपको बताना है उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? जिस पर उपकार किया गया हो वह उपकृत होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही है, जिस पर उपकार किया गया हो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यह हमारी सुपरफास्ट रिवीजन की सीरीज है, तो इसमें हम बहुत कम प्रश्नों की व्याख्या देते हैं, जहां बहुत आवश्यक होता है तो वहीं देते हैं। इसका उद्देश्य है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का दोहराव हो सके। प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि आप कितने से अधिक प्रश्नों को दोहरा लेते हैं, जिससे गलत होने की संभावना न्यून हो जाती है। ठीक है, इसी उद्देश्य से ये सीरीज चलाई गई है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन ए है प्रश्वास, ऑप्शन बी है निश्वास, ऑप्शन सी है श्वास और ऑप्शन डी है उश्वास। तो उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या होता है? उश्वास होता है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है ना, उच्छ्वास का तद्भव उश्वास होता है। ठीक, चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपको क्या बताना है? विशेषण बताना है। ऑप्शन ए है चक्षु, ऑप्शन बी है उपार्जन, ऑप्शन सी है उपनिवेश और ऑप्शन डी है घरेलू। तो इसमें कौन सा शब्द है जो विशेषण है? देखिए इसमें घरेलू जो है घरेलू विशेषण है। ठीक है ना, इसमें घरेलू विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 20वां और आखिरी प्रश्न, मोक्ष का पर्याय बताना है आपको। मोक्ष का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए है आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन बी है सारूप्य, ऑप्शन सी है प्राणोत्सर्ग, ऑप्शन डी है परम पद। तो मोक्ष प्राप्त हो जाने का अर्थ होता है क्या? परम पद को प्राप्त हो जाना। ऑप्शन डी सही है। तो मोक्ष का पर्याय क्या है? परम पद है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आने वाली अनेक वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम से संबंधित प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कराएंगे। हम ऐसे प्रश्नों को ही लाते हैं जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।